दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताने जा रहा हूं जो क्रिप्टो करेंसी यानी कि वर्चुअल करेंसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। तो दोस्तों, यह जजमेंट 3 जजों की बेंच ने दी है, जिसमें रोहिंटन फाली नरीमन, एस रविंद्र भट्ट एंड वी रामा सुब्रमण्यम, 3 जजों ने मिलकर यह फैसला दिया है। और यह फैसला केस जिसका नाम इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यह फैसला 4 मार्च 2020 को आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस में 2 रीट पिटिशंस हैं जिसमें कि ये फैसला आया है। केस के फैक्ट्स ये हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया था अप्रैल 2018 में। 5 अप्रैल 2018 को एक स्टेटमेंट जारी किया था, स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज, जिसमें कि पैरा 13 में इन्होंने ये कहा था कि जो भी जिसमें कि वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड बात कही गई थी। और आरबीआई ने फिर दूसरा एक सर्कुलर इशू किया 6 अप्रैल 2018 को, जिसमें कि ये कहा गया कि इन्होंने ये कहा कि कोई भी जो इनके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसमें वर्चुअल करेंसी में वे डीलिंग नहीं करेंगे और सेटलिंग नहीं करेंगे। और जो भी इस प्रकार के जो अथॉरिटीज जिसने वर्चुअल करेंसीज के आधार पे रिलेशनशिप बनाया है, उनको वे जल्द ही खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर था, ये वर्चुअल करेंसी के ऊपर रेगुलेशन के ऊपर था, जो 6 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने अपने सर्कुलर के माध्यम से इशू किया था। तो इस सर्कुलर के द्वारा जो थे जिनको वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड कंपनियां और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि उन्होंने अपना पक्ष रखा। पिटिशनर ने अपना यह पक्ष रखा कि आरबीआई को इसमें रेगुलेशन लाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि यह एक लीगल टेंडर नहीं है, यह एक कमोडिटी है। तो वर्चुअल कमोडिटीज को लीगल टेंडर नहीं माना गया है। इसलिए एज पर आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये लीगल टेंडर नहीं है, ये कमोडिटीज है। तो और यह क्रेडिट सिस्टम में भी फॉल नहीं करता है, वर्चुअल करेंसी क्रेडिट सिस्टम में फॉल नहीं करता है। इसीलिए आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई को पावर नहीं है कि इसके ऊपर कोई रेगुलेशन लाए। पिटिशनर्स ने ये भी बात कही कि आरबीआई एक्ट सेक्शन 45JA जो रेगुलेट करती है फिनेंशियल सिस्टम को, और सेक्शन 45L जो क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करती है, इसमें आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई को पावर नहीं है, क्योंकि यह एक गुड्स है, करेंसी नहीं है। उसी तरीके से सेक्शन 35A अंडर ब्रैकेट A पावर
पावर है आरबीआई को डायरेक्शन इशू करने का, और सेक्शन 36(1) अंडर ब्रैकेट ए पावर टू कॉशन और प्रोहिबिट है, जिसमें कि आरबीआई कॉशन कर सकता है लोगों को, अपने अथॉरिटीज को अपने बता सकता है और रोक सकता है कि जिसमें कि आरबीआई को पावर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। तो पिटिशनर का यह कहना है कि यह भी सेक्शंस वर्चुअल करेंसी में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो आरबीआई का डायरेक्शन है जस्ट ब्लैंकेट डायरेक्शन है। सेक्शन 10 अंडर ब्रैकेट 2 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 जो कि गाइडलाइन प्रोवाइड करने का पावर है जिसमें, और सेक्शन 18 जिसमें पॉलिसी मेकिंग पावर है आरबीआई को, ये भी एप्लीकेबल नहीं होता है एज पर पिटिशनर्स कंटेंशन। पिटिशनर ने ये अपनी बात कही है कि यह भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज ये पेमेंट सिस्टम के अंडर नहीं आता है, और पेमेंट सिस्टम जो सेक्शन 2 अंडर ब्रैकेट 1 अंडर ब्रैकेट आई में डिफाइन किया गया है, इसमें वर्चुअल करेंसी नहीं आता है। अगर हम पिटिशनर का यह भी कहना है कि अगर हम इसे एज्यूम करते हैं कि आरबीआई को पावर है, फिर भी यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए और सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और रिलेवेंसी होनी चाहिए, और इसमें कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए, और कैलिब्रेशन और प्रोपोर्शनलिटी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर आगे पिटिशनर का यह भी कहना है इस केस में कि बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी, सीबीडीटी, ये सब वर्चुअल करेंसीज को रिकॉग्नाइज किए हैं, और बहुत सारे कंट्रीज, स्कॉटलैंड, बहुत सारी कंट्रीज ने इसे पाया है कि इसमें कोई हानि नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड कोई हानि नहीं है। और क्रिप्टो करेंसीज में यह भी देखा गया है कि यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन अवॉइड किया जाता है, और केवाईसी नॉर्म्स को भी फॉलो किया जाता है, और पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन इसमें होता है विद इन द कंट्री के अंदर ही। ये पिटिशनर्स का कंटेंशन है, ये बात पिटिशनर्स का कहना है, और उनका यह भी कहना है कि सारे क्रिप्टो करेंसी एनोनिमस नहीं होते हैं। फिर पिटिशनर्स का यह भी कहना है कि आरबीआई ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो सर्कुलर, और फिर ये कहते हैं कि ये सर्कुलर जो है ना तो लेजिस्लेशन है, ना ही एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सरसाइज है, एग्जीक्यूटिव पावर के एक्सरसाइज के रूप में है। तो इसलिए यह जो सर्कुलर है आरबीआई इशू नहीं कर सकता है। और इसके साथ उनका यह भी कहना है कि आरबीआई ने इसके लिए अच्छे तरीके से स्टडी नहीं की है, और इसमें बहुत सारी खामियां हैं, लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपर्टीज को इसमें दर्शाता है। तो डायरेक्टिव्स जो हैं आरबीआई के ये हैं कि इसमें टोटली प्रोहिबिट किया गया है
और स्पेशली ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है और एज पर आर्टिकल 19(1)(g) सभी को बिजनेस करने का अपना बिजनेस और प्रोफेशन करने का अपना अधिकार है। और दूसरे एक रिट पिटीशन में पिटिशनर्स का कंटेंशन यह है कि यह सर्कुलर जो है वर्चुअल करेंसी और फॉर्मल इंडियन इकोनॉमी के टाइप को ब्रेक करता है और बिना लेजिस्लेटिव बैन का अगर इसमें ये देखा जाए तो अगर ये इसमें बैन लगाया जाए तो यह कैश और ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देगा। सर्कुलर में डिफरेंस बिटवीन वेरियस जो वर्चुअल करेंसीज है इसमें आरबीआई के द्वारा ठीक से नहीं समझा गया है और टारगेट किया गया है वर्चुअल करेंसी को बैन करने का। फिर अगला कंटेंशन ये है कि वर्चुअल करेंसी नॉट इक्विवेलेंट टू मनी, इसलिए आरबीआई को पावर नहीं है कि इसमें कोई रेगुलेशन ले आए। और फर्दर कंटेंशन ये है कि यूएस और सिंगापुर जैसे देश में वर्चुअल करेंसी को पैसे और कमोडिटीज दोनों के तौर पे देखा जाता है और यह सर्कुलर जो है बिल्कुल आर्बिट्ररी है जिसमें कि नॉन रीजनेबल क्लासिफिकेशन दर्शाता है। प्रोहिबिट एन आर्टिकल लेजिस्लेटिव पॉलिसी इसके आरबीआई के द्वारा नहीं है। अब हम चलते हैं रिस्पोंडेंट आरबीआई के कंटेंशन की तरफ। आरबीआई का कहना है कि ये करेंसी नहीं है, इसमें करेंसी के गुण जैसे स्टोर वैल्यू, मीडियम, पेमेंट सिस्टम इसकी कमी है और इसमें कंज्यूमर डिस्प्यूट के रिट्रेसल का कोई उपाय नहीं है और यह इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट करता है और ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी को खत्म कर सकता है। आरबीआई फिर यह भी कहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह भी कहती है कि ये लेजिस्लेटिव सर्कुलर है और आरबीआई को पूरा पावर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934 एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत पूरा पावर है कि आरबीआई इसमें सर्कुलर इशू कर सकती है। और फिर आरबीआई यह भी कहती है कि किसी को भी अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट्स नहीं है बिजनेस करने का। और यह आर्टिकल जो है यह सर्कुलर जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 के को वायलेट नहीं करता है और यह सर्कुलर एक्सेसिव नहीं है और कॉन्फिस्केटरी और डिसप्रपोर्शनेट नहीं है क्योंकि आरबीआई ने 3 महीने का टाइम दिया है और आरबीआई तकरीबन 5 साल से सभी को इसके बारे में कॉशन करते आ रही है और इसके रिस्क के बारे में बताया जा रहा है। तो यह सर्कुलर आरबीआई के द्वारा
कोई जल्दीबाजी में नहीं लाया गया है। फिर आरबीआई का यह भी कंटेंशन है कि इसमें कोई कंप्लीट बैन नहीं है वर्चुअल करेंसी पे यूज और देयर इज नो कंप्लीट बैन ऑन वर्चुअल करेंसी और यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, इसमें कंप्लीट बैन नहीं है। और यह जो सर्कुलर है कंज्यूमर के इंटरेस्ट में है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के इंटरेस्ट में है और प्रोटेक्शन यह देता है। काफी वॉलेटिलिटी वर्चुअल करेंसी में होती है और उससे यह प्रोटेक्शन देता है। और केवाईसी नॉर्म इनका काफी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि जो इनका कैरेक्टर है वर्चुअल करेंसी का ये एनोनिमिटी है और इसमें कोई रिमेडी का कोई उपाय नहीं है। अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को ये इम्पैक्ट करता है क्योंकि यह इम्पैक्ट द रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम, यह पेमेंट सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। और साथ में आरबीआई का यह भी कहना है कि बहुत सारे जो कंपनियां हैं पिटिशनर्स एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं और वे उसके प्रति अकाउंटेबल भी नहीं हैं। और आरबीआई या कोई भी दूसरी अथॉरिटी इसको इस वर्चुअल करेंसी को कर्टेल करने, लिमिट करने और रेगुलेट करने, कंट्रोल करने में और फाइनेंशियल रिस्क जिसमें है उसको रेगुलेट करने में सक्षम नहीं है। तो अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि आरबीआई को बहुत बड़ी पावर है, उनके बहुत सारे कानून हैं जिसके तहत उनको वाइड पावर है, मगर आरबीआई ने इस सर्कुलर को जो 6/4/2018 को पारित किया गया था आरबीआई के द्वारा, उनको सेट असाइड कर दिया गया है। लेकिन जो सेटलमेंट स्टेटमेंट 5/4/2018 का जो स्टेटमेंट है उनको सेट असाइड नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि यह स्टेटमेंट स्टैट्यूटरी डायरेक्शन कोई पास नहीं करता है। और आरबीआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे एक रिट पिटीशन जो इसके साथ ही लिया गया है उसमें आरबीआई को डायरेक्शन करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दे ताकि जो पिटिशनर नंबर 6 है रिट पिटीशन नंबर 373 ऑफ 2018 में उनको उनके अकाउंट को डीफ्रीज किया जाए। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सर्कुलर है उनको सेट असाइड किया है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो आरबीआई है उन्होंने कोई भी ऐसे कारण नहीं बताए जिससे कि कोई भी डैमेज सफर हो रहा हो उनके ऊपर। उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि किस तरीके से डैमेज हो सकता है। और बहुत सारी कमिटी हैं और बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड अथॉरिटीज हैं इसने वर्चुअल करेंसीज को सपोर्ट किया है, जैसे कि सेबी, सीबीडीटी
ये सारी संस्था ने इसे सपोर्ट भी किया है। तो आरबीआई के द्वारा जो सर्कुलर 6/4/2018 को पास किया गया है, जिसमें कि वर्चुअल करेंसी के ऊपर बैन लगाने की कोशिश की गई है ताकि कोई भी संस्था वर्चुअल करेंसी में डील ना कर पाए। आरबीआई के अधीन रेगुलेटेड कोई भी संस्था वर्चुअल करेंसी में रेगुलेट नहीं कर पाए, इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पाबंदी को, इस सर्कुलर को सेट असाइड किया है। और यह सेट असाइड करने का मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानूनी दर्जा दे दिया हो, क्योंकि कानून के लिए इसमें जो है कानून के द्वारा हमें लेजिस्लेचर के द्वारा कानून को पास होना इस मामले में जरूरी है। अभी तक हमारे कानून इसके बारे में कुछ नहीं कहते। थैंक यू।